स्वागत है आपका डे प्रोग्राम के इस ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग इतिहास की कल एक क्लास देख चुके हैं और आज हमारी ये दूसरी क्लास है। ठीक है, कल हम लोगों ने एक चीज़ देखने की कोशिश की और वो प्रयास ये था कि एक्चुअल में इतिहास क्या है। हम इस बात का परिचय जान चुके हैं कि इतिहास क्या है, हिस्ट्री हम किसे कहते हैं। ठीक, तो आप लोगों ने इतिहास में कल दो चीज़ें देखी थी कि इतिहास एक तो वो है जो पूर्व की घटनाओं का अध्ययन है जिनसे मनुष्य कुछ सीख सकता है। दूसरा इतिहास वो था जिसे इतिहासकारों ने लिख दिया है। ठीक है, ये दो चीजें हमने इतिहास के बारे में देखी थी। तो इतिहास का परिचय इससे ज्यादा और खैर आवश्यकता नहीं है, और जो भी होगा तो आपको नोट में दे दिया जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि इतिहास में जो काल विभाजन है, जो इतिहास को हम बांटते हैं वो कैसे बांटते हैं और क्यों बांटे। ठीक, इतिहास में काल विभाजन इंग्लिश में बोलते हैं इसे पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास में काल विभाजन, पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। क्या मतलब होता है इसका, आप ये समझ लें पहले। देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि इतिहास जो इतना बड़ा इतिहास है हम उसे बांट लेना चाहिए। अगर सवाल आए, आपसे बाई चांस एक सवाल पूछा जाए कि इतिहास में काल विभाजन एक मूर्खता है, तो क्या ये बात सही है? क्यों? और कुछ जवाब? इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास में जो काल विभाजन है वो मूर्खता है। क्यों? कारण है, कारण ये है, वो कहते हैं कि इतिहास वास्तव में क्या है, पूर्व का समय है ना, समय है। इतिहास एक समय है और समय की खासियत है कि समय निरंतरता में रहता है, कंटिन्यूटी मेंटेन करता है समय। यदि समय निरंतर है तो आपको यह अधिकार किसने दे दिया कि ये प्राचीन काल कर लो, ये मध्य काल कर लो, ये आधुनिक काल कर लो। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरी बात यह है कि अगर समय निरंतर चलता है और हम इतना लंबा समय तय करके आ चुके हैं और उसे कुछ खंडों में बांट देना, इतने लंबे समय की घटनाओं को कुछ घटनाओं में समेट देना, अपने आप में भी तो मूर्खता है। इसीलिए जो इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास पढ़ाते हैं और जो इतिहासकार हैं वो तीनों ही क्या होते हैं? क्यों? इतनी लंबी चौड़ी कहानियों को, इतनी लंबी चौड़ी घटनाओं को 4 पेज में पढ़ा देना है। इतिहास क्या है हमने कल की क्लास ली, लेकिन इतिहास क्या है इस बात को अपने आप में डिफाइन करना ही कई दिनों का काम हो सकता है। अकबर ने अपने शासनकाल में उसने 1556 से लेकर के 1605 तक का समय गुजारा। आप देखेंगे तो 45 मेरे ख्याल से 49 साल होता है, 49 ईयर्स अकबर ने शासन किया। लेकिन हम अकबर 6-7 दिन 8 दिन में खत्म कर देंगे। आप 49 साल का समय आप 8 दिन में खत्म कर सकते हैं, या तो तभी कर सकते हैं कि या तो आप ईश्वर है, नहीं तो है। हम लोग मूर्ख नहीं हैं। फिर भी आपको इतना समझना चाहिए कि इतिहास में काल विभाजन जो वास्तव में बौद्धिक आधार पर अगर किया जाए, हम लोग सोचें कि कर लें, तो दार्शनिक लोग कहेंगे कि इतिहास में काल विभाजन आवश्यक नहीं है। ठीक है, यदि हम दार्शनिक नहीं हैं, हम सामान्य व्यक्ति हैं, तो फिर इतिहास में काल विभाजन जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी है? जैसा अभी आपने जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया
कि इतिहास में काल विभाजन करने का सिर्फ एक कारण है, और वो कारण ये है कि हम जब भी हम किसी बड़ी चीज से डील करते हैं, कोई हमारे पास बड़ी चीज होती है तो हम उसे देख के घबरा जाते हैं, अरे इतनी बड़ी चीज कैसे काम करेंगे। यदि हम उसे सेक्शन वाइज कर लेते हैं, छोटी छोटी कर लेते हैं, तो हम उसे पढ़ने में थोड़ी आसानी फील करते हैं। जैसे अभी मैं आपको पूरे इतिहास की इतनी मोटी या नोट्स दे दूं या किताबें दे दूं तो आपको लगेगा अरे सर ने क्या दे दिया, बड़ा डर लगेगा। अगर हम वही 4-4, 5-5, 8-8, 10 पेज देंगे तो आपको अच्छा लगेगा, चीजें वही करनी है फिर भी। तो इतिहास में जो काल विभाजन किया जाता है उसका मुख्य कारण है, एक तो ये कि हमारे पास क्रमबद्धता बनी रहती है, दूसरी बात यह है कि हम समय के साथ कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, तीसरी बात यह है कि हम ये देख पाते हैं कि कब चीजें निरंतर थीं और कब परिवर्तित हो गईं। आपके पास कोई तो टाइमलाइन ऐसी चाहिए जिससे आप ये नोट कर पाए कि चीजें कब परिवर्तित हो गई। जैसे हमको पता है, क्या पता है कि जो पहिए का आविष्कार है वो नवपाषाण काल में हुआ, तो हम ये डिफाइन कर देते हैं कि भाई नवपाषाण काल से पहले लोग बोझा उठाने में बड़ी तकलीफ उठाते हों, लेकिन नवपाषाण काल के बाद लोगों को बोझ ढोने में उतनी तकलीफ नहीं हुई होगी। जैसे हमको ये भी पता है कि जब उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ था, हो सकता है आपको कुछ लोगों को ना पता हो, उत्तर वैदिक काल जब खत्म हुआ था तो उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हो चुकी थी तो लोहे के हल का प्रयोग हुआ, और लोहे के हल का प्रयोग किया गया। इसी कारण उत्तर वैदिक काल के बाद कृषि काफी मात्रा में डेवलप हुई। जब कृषि काफी मात्रा में डेवलप हुई तो व्यापार बड़ी मात्रा में डेवलप हुआ, और व्यापार जब बड़ी मात्रा में डेवलप होता है तो हमेशा ही व्यापार नगरों का विकास ज्यादा करता है, और इसीलिए उत्तर वैदिक काल के बाद द्वितीय नगरीय क्रांति आती है। गंगा घाटी में बड़े शहरों की बड़े बड़े शहर बन जाते हैं। जो आप आज शहर देख रहे हैं, इलाहाबाद, वाराणसी, अयोध्या, ये वास्तव में उत्तर वैदिक काल के बाद इस लोहे की खोज के कारण बनते हैं। तो आप कम से कम ये रिलेट कर पाएंगे कि इतिहास में अगर हम कुछ चीजों को बांट देते हैं, कैसे बांट देते हैं कि भाई हमको पता है लोहा इस काल में मिला था, इसका फर्क इस काल में पड़ेगा, और उसके बाद हमको ये पता है कि लोहे का प्रयोग तब से निरंतर है। परिवर्तन क्या हुआ है? परिवर्तन ये हुआ है कि लोहा और बढ़िया स्थिति में आ गया है, फाइन स्थिति में आ गया है, हम लोहे को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए। ठीक, तो एक बात लिख लीजिए कि इतिहास में काल विभाजन क्यों करते हैं, लिख लें। लिखें कि वैसे तो इतिहास में काल विभाजन वैसे तो इतिहास में काल विभाजन वैसे तो इतिहास में काल विभाजन एक मूर्खता है, क्योंकि इतिहास समय का अध्ययन है, और समय अविभाज्य होता है, और समय अविभाज्य होता है। लिखें, चूंकि इतिहास निरंतरता एवं परिवर्तनों का अध्ययन है, चूंकि इतिहास निरंतरता एवं परिवर्तनों का अध्ययन है, इसलिए हम इतिहास की घटनाओं को कालखंडों से संबंधित कर देते हैं।
इसीलिए इतिहास की घटनाओं को हम काल खंडों से संबंधित कर देते हैं। अब इतिहास काल विभाजन के आधार हेडिंग डाल लेते हैं कि विभाजन के क्या आधार हैं आपके पास, किस आधार पर आप विभाजन करेंगे। एक विभाजन आप कर सकते हैं लिपि के आधार पर, स्क्रिप्ट। एक विभाजन कर सकते हैं आप सांप्रदायिकता के आधार पर। एक विभाजन कर सकते हैं आप विशेषताओं के आधार पर। किस काल में कौन सी विशेषताएं रहीं। ठीक है, तो पहले आप इधर देखिए या अभी बना भी लीजिए। हम बचपन से पढ़ते आए हैं या हमको पढ़ाया गया है और ये हम भी बता दे रहे हैं। इसका नाम है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये लिपि के आधार पर इतिहास का विभाजन किया गया है। इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री और इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। देखिए लिपि होती क्या है वैसे आपके दिमाग से, क्या होती है लिपि? स्क्रिप्ट इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ये तो सही है, लेकिन लिपि क्या है? बिल्कुल, ध्वनि जो चिन्ह होते हैं वही लिपि होती है। हम अपनी आवाज को अंकित कर पाते हैं कि हम ये बोलेंगे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट क्या है? ध्वनि चिन्ह है और कुछ नहीं है। ठीक, हिंदी को किस लिपि में लिखते हैं? अंग्रेजी को किस लिपि में लिखते हैं? पंजाबी को किस में लिखते हैं? मराठी को? जो नहीं याद आ रहा है वो लिख लीजिए। सवाल पूछा गया है, एक बार यूपीएससी में पूछा गया है। पंजाबी को गुरुमुखी में ही लिखा जाता है, ये बिल्कुल बात सही है। जो अंग्रेजी है वो आप सही बोल रहे थे, लेकिन अब गलती कर गए। रोमन लिपि में लिखा जाता है अंग्रेजी को। अंग्रेजी को रोमन में ही लिखा जाता है। हिंदी आप जानते ही हैं, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है हिंदी को। ठीक, और जो मराठी है ये पूछी गई है, और ऐसा नहीं है, ये कई बार पूछी गई है। मराठी मोडी लिपि में लिखी जाती है। मोडी लिपि में। ठीक है, चलिए इतनी सी तो बात हमने नॉर्मली, ये तो बच्चों वाली बात थी, लेकिन अभी आप बच्चे ही हैं इसलिए हमने बता दी। चलिए अब हम लोग ये देखें कि वास्तव में इस लिपि के आधार पर हम कैसे विभाजन करते हैं। आप एक बात बताइए कि जब भी हमको इतिहास लिखना हो तो हम इतिहास लिखेंगे कैसे?
हमें आपके बारे में यदि लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? यदि हमें आपके बारे में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? ये हम जानकारी कहाँ से प्राप्त करेंगे? देखो, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि जब भी हम इतिहास लिखते हैं तो इतिहास लिखने के लिए हमारे पास दो स्रोत चाहिए। हम लोग इन स्रोत को डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ आवश्यकता पड़ेगी तो मैं बात कर रहा हूँ। स्रोत स्रोत दो तरीके के हो सकते हैं, वो आप जानते हैं। एक को बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स, यानी पुरातात्विक स्रोत हो सकते हैं, इसको बनाना नहीं है। दूसरा होता है लिटरेरी सोर्स, यानी साहित्यिक स्रोत। ठीक, यानी कि कुछ चीजें हैं जो किताबों में लिखी गई हैं, कुछ चीजें हैं जो लिखी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि आप अगर स्टील के गिलास में पानी पीते हैं या फिर आप प्लास्टिक के गिलास में पानी पीते हैं और मुझे आपका इतिहास लिखना हो, तो मैं स्टील या प्लास्टिक के गिलास के आधार पर अनुमान लगाऊंगा कि व्यक्ति किस आर्थिक स्तर का था। यदि आप पीतल के गिलास में पानी पीते हैं तब मैं कुछ और अनुमान लगाऊंगा। ठीक, ये ऐसे कुछ होते हैं, इन्हें बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, जिन्हें नॉर्मली हम खुदाई के दौरान प्राप्त करते हैं। ये जो लिटरेरी सोर्स है जिसे हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। अब अगर आपने डायरी लिखी होगी तो मैं उस डायरी के आधार पर आपके बारे में जानकारी बताऊंगा ना लोगों को। लेकिन क्या हो यदि डायरी लिखना ही हमको नहीं आता हो, लिखना ही नहीं आता हो, डायरी की बात छोड़ो, तब तो हम इतिहास लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर हो जाएंगे, है ना। हम जो भी लिखना सीखे हैं वो एक लंबी प्रक्रिया है। कैसे लंबी प्रक्रिया है? क्योंकि मनुष्य का जो अधिकांश इतिहास है, जब से मनुष्य पैदा हुआ है, मनुष्य का जब से इतिहास बना है, 99% दौर ऐसा रहा है जब उसे लिखना नहीं आता था, लिपि का विकास ही नहीं हुआ था। यानी लोग जानते तक नहीं थे कि लिखना कैसे है, पता ही नहीं था कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। यानी जो लिखने की कला है वो विकसित ही नहीं हुई। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जब हमारे पास लिपि का विकास ही नहीं हुआ, लिखना कैसे है ये पता ही नहीं है लोगों को। और पूरे इतिहास का 99% हिस्सा प्रागैतिहासिक काल का है। मतलब समझे आप क्या, कि हमने अपने इतिहास का 99% समय अभी तक वैसे ही गुजार दिया बिना पढ़े लिखे, लिखना तक नहीं सीख पाए हम। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इन तीनों ऐतिहासिक कालों में या इन तीनों कालों में कौन सबसे लंबा है, तो कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल है। ठीक, यहां पर लिपि का ही विकास नहीं हुआ, तो आप इसके नीचे एक लाइन लिख सकते हैं कि लिपि का विकास नहीं हुआ। वो काल जब लिपि का विकास नहीं हुआ उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। अब यहां पर देखें आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। ये वो काल है जब हम लिखना तो सीखे थे, लेकिन सामने वाले ने क्या लिखा हमें नहीं पता। जैसे कुछ लोगों की राइटिंग इतनी खराब होती है कि वो खुद ही पढ़ पाते हैं, अगर वो खुद चले जाए तो फिर उन्हें पढ़ पाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। ऐसे ही लोग लिखना तो सीख गए, लेकिन उन लोगों ने क्या लिखा वो हम नहीं पढ़ पाए। तो जब लिपि का विकास तो हुआ, लिपि का विकास हुआ, लेकिन हम नहीं पढ़ पाए हैं। लिपि का विकास हुआ लेकिन पढ़ी नहीं गई अभी तक। लेकिन पढ़ी नहीं गई, हम उसे डेसिफर नहीं कर पाए हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा में एक साइन बोर्ड मिलता है, ठीक, कुछ उस पर लिखा हुआ मिलता है, बहुत कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। तो उसमें वो क्या लिखा है उन लोगों ने वो उनको पता होगा। हम आज तक पढ़ने की कोशिश करके रह गए, हम नहीं पढ़ पाए उसको कि उन्होंने क्या लिखा है। इसका मतलब है कि वो लोग लिखना तो सीख गए थे, लेकिन हम नहीं सीखे हैं कि उन्होंने क्या लिखा।
ऐतिहासिक काल वो काल है जहां की न सिर्फ लिपि का विकास हुआ है, बल्कि हम उस लिपि को पढ़ भी लेते हैं। लिपि का विकास और पढ़ा भी गया है। जैसे भारत में अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल देखें कि कब है, तो आप देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है और वैदिक सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये दोनों ही काल आद्य ऐतिहासिक काल है। हड़प्पा सभ्यता वाले लोगों ने क्या लिखा और वैदिक सभ्यता वाले लोगों ने क्या लिखा, ये वास्तव में हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसीलिए ये दोनों ही आद्य ऐतिहासिक सभ्यताएं हैं, प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर्स हैं या प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशंस हैं। आज इस फिर वैदिक काल के बाद हम जो भी इतिहास पढ़ते हैं वो इस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसके बाद जो भी लिखा गया उसे हम पढ़ लेते हैं। यदि आप लोगों के दिमाग में किसी के में ये चल रहा हो कि सर वैदिक काल में वेद भी तो लिखे गए थे, तो वेदों को तो हम पढ़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। वैदिक काल में सिर्फ वेद सुनाए जाते थे, लिखा गया है उनको गुप्त काल के आसपास, काफी बाद में लिखा गया। इसी को कहते हैं श्रुति परंपरा। जैसे क्या आपने कभी अपनी मम्मी से कहानियां सुनी हैं? तो मम्मी ने क्या कभी लिखी थी तुम्हारे लिए? लेकिन आपको भी याद होंगी भी। ऐसे आप स्कूल में जब पहली पहली बार गए होंगे और आपको प्रेयर बोलने को बोला गया होगा, तो आपको प्रेयर आती नहीं होगी। स्टिल आप 2-3 दिन बाद सीख गए होंगे, बोलते बोलते सीख गए होंगे। जब आप किसी को सुनते हैं, ये बहुत बेहतरीन माध्यम होता है सीख जाने का। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरी बात ठीक से सुन रहे हैं तो आप भूलेंगे नहीं। अगर यही बात पढ़ेंगे तो भूलने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, तो ये आप लिख लीजिए, प्रागैतिहासिक काल, लिपि का विकास नहीं हुआ। लिख लिया? अब यहां से सवाल आना स्टार्ट हो चुका। कौन सी सभ्यताएं आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती हैं? कौन सा काल ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है? चलिए आपसे एक बेसिक सा सवाल बताइए कि मनुष्य की शुरुआत कब हुई होगी? वैज्ञानिक तौर पर बताइए, इतिहास छोड़ो। सबसे पहले जीवन की शुरुआत कहाँ हुई होगी? सबसे पहले जो पृथ्वी पर जीवन आया, कब आया? पृथ्वी ही कब आई? हम सब मनु की संतानें हैं, इसीलिए मानव कहे जाते हैं। ये तो डायलॉग है ही। बाकी ये भी सुना होगा कि पृथ्वी गाय के सींग पर टिकी हुई है, कुछ उस तरीके से, है ना? या फिर शेषनाग, हाँ, लेके बैठा हुआ है। क्या सच में ऐसा है? कैसा है फिर? अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? खींचता है। क्या हमारे आपके बीच में गुरुत्वाकर्षण लग रहा है? नहीं नहीं, वो अलग मामला है, वो छोड़िए। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण पैदा कैसे होता है? क्या आपने कभी सोचा कि आता कहाँ से? बट जो गुरुत्वाकर्षण है वो सच में आता कहाँ से? मैं बताता हूँ। आप एक ऐसे चादर लीजिए, कुछ भी, उसमें बीच में कुछ डाल दीजिए,
चादर में, एक ऐसे चादर लीजिए और चादर में बीच में कुछ डाल दीजिए। जब आप चादर में डाल देंगे तो चादर बीच में झुक जाएगी, लगेगा ना, बीच में झुकेगी। अब आप देखेंगे कि आप चादर के कोने पर कुछ भी डालेंगे वो तुरंत बीच में जाएगा। ये ब्रह्मांड ठीक ऐसे ही पूरी एक ऐसे पदार्थ से बना है, ऐसे चादर से बना है कि जो पदार्थ, जो पिंड, जो भी वस्तु जब उसमें बैठती है तो वो अपने चारों ओर एक ऐसा ही केंद्र बना लेती है जो चारों तरफ से झुक जाता है। इसलिए उसके क्षेत्र में वस्तु जैसे ही आती है तुरंत वो खींच लेती है। क्या आप समझ पाए हैं? बिल्कुल। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ब्रह्मांड हम देख पा रहे हैं, सच में ब्रह्मांड उतना ही नहीं है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा। हमारी पृथ्वी कम से कम 4.6 अरब वर्ष पहले पैदा हुई। आप सोच के देखिए कि 13.7 अरब वर्ष पहले हम मानते हैं कि ब्रह्मांड बना। उसके बाद हम ये मानते हैं कि 12 अरब वर्ष पहले हमारी मिल्की वे बनी, हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे बनी। और फिर हमारे इस मिल्की वे में 4.6 अरब वर्ष, यानी अरब को इंग्लिश में बिलियन बोलते हैं, 4.6 अरब वर्ष पहले सौर मंडल और पृथ्वी बनी। फिर उस पृथ्वी पर लंबे समय तक वर्षा हुई। लंबे समय तक वर्षा कैसे हुई, ये ज्योग्राफी का मामला है। बस आप समझ लीजिए कि पृथ्वी काफी ठंडी हुई, महासागर बने और सबसे पहले जीवन की शुरुआत महासागरों में हुई। सबसे पहले जीवन की शुरुआत महासागरों में हुई। हकीकत बात यह है कि हम महासागरों में क्या डूबा, क्या है क्या नहीं है, हम जानने की कोशिश तक नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है क्या है, वैज्ञानिकों का काम हो जाता है वहां। इसलिए प्रागैतिहासिक काल सबसे कम पढ़ा गया है। बात समझ में आया? तो एक चीज लिख लीजिए नोट करके, क्या लिखना है, लिखें। देखिए उपरोक्त तीनों कालों में सबसे दीर्घ काल प्रागैतिहासिक काल है। सबसे दीर्घ काल प्रागैतिहासिक काल है। लेकिन सबसे कम अध्ययन इसी का हुआ है। लेकिन सबसे कम अध्ययन इसी का हुआ है। लेकिन सबसे कम अध्ययन इसी का हुआ है क्योंकि लेकिन सबसे कम अध्ययन क्या 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 छूट गया? लेकिन सबसे कम अध्ययन इसी का हुआ है क्योंकि हम पूरी तरह इस काल के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। पूरी तरह पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, यदि आप सही तरीके से समझ पा रहे हैं। सवाल है आपसे, सवाल यह है कि हमने अभी दो काल लिखे हैं, एक को हम प्री हिस्ट्री बोले हैं जैसे प्रागैतिहासिक काल, एक को प्रोटो हिस्ट्री बोले हैं आद्य ऐतिहासिक काल। हमने आपको तर्क क्या दिया है पता है? हमने कहा है, ध्यान से पढ़ना, आपकी कॉपी में तर्क दिया गया है। तर्क ये दिया गया है, हमने कहा है कि प्री हिस्ट्री का अध्ययन सबसे कम हुआ है क्योंकि हम पूरी तरह पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर हैं। लेकिन इसके लिए भी तो हम पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर हैं। तो फिर ये तर्क तो यहां भी काम करना चाहिए था, ये यहीं क्यों काम कर रहा? भाई हम कोई ये भी तो कह सकता है सर ऐसे तो हमने प्रोटो हिस्ट्री भी बहुत कम पढ़ी है। क्यों? क्योंकि हम पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित हैं।
इसमें इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए भी होंगे तो हम पढ़ नहीं पाए ना, तो कोई मतलब नहीं है। एक बात सुनो, इन दोनों ही कालों के लिए हम पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर हैं, इसमें नो डाउट। इसमें भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर हम पढ़ते हैं, इसमें भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर ही पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी इसका अध्ययन कम हुआ है। क्यों? नहीं, हम अब मेरा सवाल समझिए। हमने कहा है कि हम इन दोनों कालों के बारे में, प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, इन दोनों कालों के बारे में जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से लेते हैं। लिखा किसी के बारे में कुछ नहीं है, अगर यहाँ लिखा भी गया तो उसे पढ़ा नहीं गया है। उसके बावजूद भी फिर से सुन लें कि हम दोनों ही कालों के बारे में जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से लेते हैं। उसके बावजूद भी ऐसा क्या कारण है कि हम प्रोटो हिस्ट्री के बारे में तो अधिक जानते हैं, प्री हिस्ट्री के बारे में कम जानते हैं? सवाल यह है। बेटा, इस माले में लिपि का विकास हुआ था तो क्या हमने पढ़ ली है? तो फिर और ध्यान से, बिल्कुल एक जवाब, एक मतलब एक तक सही है। हम दोनों ही कालों का अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर करते हैं, इसमें नो डाउट। उसके बावजूद भी हम इसके बारे में कम जानते हैं। उसका एक कारण बिल्कुल इन्होंने सही बताया है, मानव जनसंख्या ही कम है। यदि मानव की जनसंख्या कम थी तो उनके द्वारा जो इस्तेमाल की गई चीजें होंगी, उनके द्वारा जो संस्कृति बसाई गई होगी, उसकी संख्या भी कमी होगी। इसलिए अवशेषों की संख्या क्या मिलेगी? कम। एक तो ये होगा कि अवशेषों की संख्या कम होगी। हम कम का निशान ऐसे ही लगाएंगे, कम कभी नहीं लिखने वाले। मानव जनसंख्या अवशेष कम थी, इसलिए अवशेषों की संख्या कम थी। एक तो ये तर्क है। दूसरा तर्क ये है, स्थायी निवास नहीं था, परमानेंट हाउस नहीं था उनके पास। यदि स्थायी निवास नहीं है तो क्या होगा? तो पुरातत्वों की खुदाई में परेशानी होती है, खुदाई में परेशानी। अब हमको पता क्या है, हम कैसे अंदाजा लगाएं कि यहां मनुष्य रहता था, हम यही खोद लेते हैं। हम ये कैसे अंदाजा लगाएं कि मनुष्य यहां रहता था, यहां खोद लेते हैं? क्योंकि मनुष्य पहले कहीं ठिकाने पर रहता ही नहीं था। तीसरा तर्क, आपने सुना होगा कोई भी चीज हो मिट्टी में मिल जाती है, ठीक इसी प्रकार से मनुष्य ने जो भी अवशेष अपने पीछे छोड़े थे, इतने लंबे समय के बाद वो अवशेष धीरे धीरे करके नष्ट होते चले। ठीक, तो आप क्या कहेंगे? समय के साथ अवशेषों का क्षरण, डिजनरेशन ऑफ एविडेंसेस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ये सवाल है, मेंस का सवाल है, बहुत बेसिक समझ वाला सवाल है ये। आप YouTube पर कहीं भी इतिहास पढ़ेंगे, मैं ये कम से कम ये दावा कर सकता हूं कि आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। मेरा भी मूल काम है कि आप मुझे समझ पाएं, मैं आपको समझ पाऊं, और फिर हम लोग इतिहास को समझ पाएं। सवाल ये है, मैं पहले भी सवाल दे चुका हूं, आप बिल्कुल आ सकता है। सवाल ये पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि इतिहास के विभिन्न कालखंडों के बारे में हमें विभिन्न जानकारी है, यह जानकारी का स्तर अलग अलग है, यह अध्ययन का स्तर अलग अलग है।
कहने का मतलब है कि हम क्यों किसी काल के बारे में ज्यादा जानते हैं और किसी काल के बारे में कम जानते हैं, ये सवाल बनता है। ठीक, तो हमने एक बात तो ये देख ली कि इन कारणों की वजह से प्रोटो हिस्ट्री की तुलना में हम लोग प्री हिस्ट्री को कम समझते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं सांप्रदायिक आधार पर विभाजन। आपसे अगर सवाल पूछा जाए तो क्या आप सवाल का जवाब देंगे? एक सवाल है, भारत की कौन सी सभ्यताएं हैं जिन्हें आद्य ऐतिहासिक सभ्यताएं कहा जा सकता है? Which of the civilizations of India belongs to proto-historic period? कौन सी सभ्यताएं भारत की आद्य ऐतिहासिक सभ्यताएं कही जाती है? बताओ, आपको उत्तर भी नहीं पता? हड़प्पा और वैदिक मैं बताया तो हूं, तो भाई वही तो था आंसर। मेरा काम आपको स्पेसिफाई करना है। स्पेसिफाई का मतलब आप उस पर फोकस करें, क्योंकि वो मजाक नहीं है। सवाल पूछा गया है, आप सवाल लगाओगे प्रीवियस ईयर्स के तो आप पाएंगे वही सवाल पूछा गया है। ठीक, अब हम देखते हैं सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन। इतिहास में हम लोग काल विभाजन पढ़ रहे हैं। सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता के आधार पर इतिहास में काल विभाजन। सांप्रदायिकता के आधार पर इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। भारत के इतिहास को, एक को कहते हैं हिंदू पीरियड और एक को कहते हैं मुस्लिम पीरियड और एक को कहते हैं ब्रिटिश पीरियड। यानी हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, ये सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन है इतिहास का। सांप्रदायिकता के आधार पर ये विभाजन किसने दिया है? यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत का सांप्रदायिक आधार पर इतिहास का विभाजन किसने किया है, तो एक व्यक्ति था अंग्रेज, जिसका नाम था जेम्स मिल। इस जेम्स मिल ने 1817 में एक किताब लिखी। इस किताब को जरूर एकदम दिमाग में रखेंगे आप। इसने 1817 में एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था A History of British India। A History of British India। A History of British India। ठीक, आप कुछ यहाँ से ये समझे, कम से कम इतनी बात तो समझे होंगे कि भारत के इतिहास का सांप्रदायिकता के आधार पर 3 कालों में विभाजन किया गया है। एक काल को हिंदू पीरियड कहते हैं, दूसरे को मुस्लिम पीरियड कहते हैं, तीसरे को ब्रिटिश पीरियड कहते हैं। ये विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर है। भारत के इतिहास का ये सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन किया किसने है? जेम्स मिल ने। कब किया है? 1817 में। 1817 में उसने ये बुक निकाली थी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये 3 वॉल्यूम में लिखी गई, 3 वॉल्यूम की बुक है। इस बुक में ही भारत के इतिहास को इस तरीके से बांटा गया। सवाल यह है कि सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन जेम्स मिल ने किया क्या? आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो सांप्रदायिकता का मतलब समझते हैं? नहीं पता? इंग्लिश में लिखा हुआ है कम्युनलिज्म।
सांप्रदायिकता क्या है? यूपीएससी सांप्रदायिकता पर बड़े सवाल पूछती है। सही गलत का फैसला अभी आप करेंगे। एक बार सवाल पूछा गया था कि क्या गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन में मिलाया जाना उनके धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर बट्टा लगाता है या उनको सांप्रदायिक घोषित करता है? तो उनको ये तो पता हो कि सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, तब तो हम समझेंगे कि क्या मतलब। ठीक, आपने इतना सा लिख लिया है फिलहाल, अगर लिख लिया है तो हम लोग इस पर डिस्कशन करें। इतिहासकार बिपिन चंद्र सांप्रदायिकता के मुद्दे पर उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है, सबसे ज्यादा लिखा है। बिपिन चंद्र कहते हैं कि जो सांप्रदायिकता है सच में वो 3 चरणों में विकसित होती है। सांप्रदायिकता कोई पुरानी अवधारणा नहीं है। यदि स्टेटमेंट आ गया बाई चांस कि सांप्रदायिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, और पहला स्टेटमेंट आया कि सांप्रदायिकता एक प्राचीन अवधारणा है, तो गलत होगा। प्राचीन नहीं है, ये नवीन है। आपको ऐसे शब्दों पर ध्यान देना है। अब यहां कोई तथ्य नहीं है, बस इतना पता करना है कि नवीन अवधारणा है। भाई नई बात है ये, पहले ऐसा होता नहीं था। कैसा नहीं होता था वो भी देख लेंगे, कैसा नहीं होता था। ठीक, पहले हमें इसे साफ करो। सांप्रदायिकता एक तो पहली बात तो नवीन अवधारणा है। कहने का मतलब ये है कि ये अभी जन्मी है 18वीं 19वीं शताब्दी में, 18th एंड 19th सेंचुरी का मामला है ये, इससे पहले का नहीं है। दूसरी बात, सांप्रदायिकता 3 चरणों में विकसित होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट अगर आ जाए 3 चरणों में विकसित होती है, क्योंकि आजकल यूपीपीसीएस में सवाल इतिहास में कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। 3 चरणों में विकसित होती है। वो 3 चरण कौन से हैं और सांप्रदायिकता होती क्या है? देखो, सांप्रदायिकता का संबंध, ये तो सच बात है कि धर्म से है, रिलीजन से। सांप्रदायिकता और कुछ नहीं है, बल्कि सांप्रदायिकता एक भावना है। भावना है। इसके 3 लेवल देखिएगा, ये तीनों लेवल आप पता कर कीजिएगा। लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3। सांप्रदायिकता के लेवल देखना क्या पीक पर पहुंचेगी। मान लीजिए कि आपका धर्म अलग है और मेरा धर्म अलग है, या एक समाज का धर्म अलग है, दूसरे व्यक्तियों का धर्म अलग है। देश में हमारे में कई धर्म है। जब मान लेते हैं, फिलहाल हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं कि ये कोई ए धर्म है और ये कोई बी धर्म है, 2 धर्म है। जब ए धर्म के लोग ये कहें कि भाई हमारा धर्म अलग है, इसलिए हमको बी धर्म के लोगों से क्या मतलब, हमको अलग ही रहना चाहिए। ये सांप्रदायिकता का पहला तत्व है। जब एक धर्म के व्यक्ति ये सोचने लगता है कि हम दूसरे धर्म के लोगों से क्या मतलब है, वो अलग है, हम अलग है। एक धर्म का दूसरे धर्म से व्यक्तियों के बीच में इस तरीके से बंटवारा हो जाना, एक भेद करना कि वो अलग है, हम अलग है, या फिर वो उस लेवल पर छोड़ो, अभी पहले लोगों को ये समझाना हमारा धर्म एक है, इसलिए हम सब एक हैं। ये वास्तव में पहले लेवल को बिलोंग कर लेता है। हमारा धर्म एक है, इसलिए हम सब एक है, अलग होने का कोई चांस ही नहीं है। दूसरी बात, जब वो ये कहे कि देखो भाई हमारा धर्म ना सिर्फ हमारा धर्म है इसलिए हम एक हैं, ये जो बी वाला धर्म है इसके हितों से हमारे हित अलग हैं। यानी जब दूसरे लेवल पर सांप्रदायिकता पहुंचती है तो वो कहते हैं
कि हमारे हित दूसरे धर्म के लोगों के हितों से अलग है, दूसरे धर्म के लोगों के हितों से अलग है, लोगों के हितों से अलग है। इसका मतलब समझते हैं आप? यानी अभी तो एक व्यक्ति आग लगा रहा है, पहले वो कह रहा है अरे हम सब लोगों का धर्म एक है तो हम सब एक ही हुए ना। आप बोले हाँ 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 बिल्कुल सही बोले हो, फिर उसके बाद वो एक स्टेप और आगे गया। इसका मतलब है कि जो दूसरा धर्म है उसके लोग भी यही सोचते होंगे। इसका मतलब है कि उन लोगों के जो इंटरेस्ट है और जो हमारे हित हैं वो दोनों अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि हम दोनों अलग अलग हैं। एक लेवल ये है कि पहले एक व्यक्ति ये समझा रहा है लोगों को हमारा धर्म एक है इसलिए हम सब एक हैं। दूसरे लेवल पे ये समझा रहा है कि हमारा धर्म अलग है उस धर्म से, इसलिए हमारे हित अलग अलग हैं। तीसरे लेवल पे वो ये कहता है कि हमारा धर्म एक है, हम सब एक हैं, हमारा धर्म अलग है इसलिए हमारे हित भी अलग हैं। तीसरे लेवल पर कहता है कि हमारा जो हित न सिर्फ अलग है बल्कि म्यूचुअल एनिमिटी स्थिति में है, परस्पर विरोधी हित, परस्पर विरोधी हैं। और हमारे हितों की पूर्ति तभी हो सकती है जब सामने वाले धर्म के लोगों को मार दिया जाए। क्या आप इस बात का मतलब समझे कि सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता पहले धीरे धीरे पनपती है जब वो ये बताता है कि भाई हमारा धर्म एक है इसलिए हम सब एक हैं। जैसे आजकल हम लोग बोल सकते हैं इस मामले में कि जो हिंदू सांप्रदायिकता है वो काफी उभार पे है। लोग हिंदू हैं, चाहे वो गलत है या सही है, इस आधार पर ही लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। तो वो सब क्या कह रहे हैं, अरे भाई हमारा धर्म एक है इसलिए हम सब एक हैं। तो शुरुआत के बीज बोए जा रहे हैं लोगों में। जब लोग ये सोचने लगेंगे कि हमारे हित दूसरे धर्म के लोगों के हितों से अलग है, तो कुछ लोग ये समझाते मिल जाएंगे अरे वो मुस्लिम, अरे ये ईसाई, ये सब अलग है, हम सब अलग हैं। कुछ लोग ये समझाते मिलेंगे, फिर ये बोले सामने वाले को मार देना ही सबसे बेहतर विकल्प है कि अपने हितों की रक्षा कर पाए। ये सांप्रदायिकता है। जेम्स मिल ने यही किया। क्या किया? जेम्स मिल की करतूत देखिए आप। जेम्स मिल पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी देखना कितना राजभक्त है। शायद ये कहा जाता है कि जेम्स मिल अगर नहीं होता तो शायद अंग्रेजों का राज इतना लंबा भारत पर कभी नहीं चलता और न ही भारत का बंटवारा हुआ होता। इसलिए जेम्स मिल ही भारत के बंटवारे के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी माना जाएगा। सवाल अगर आपसे बाई चांस आ भी जाए, सवाल आ जाए मेंस में क्या कि ब्रिटिश इतिहासकारों को बंटवारे के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है, तो आप क्या तर्क देंगे? फिर कैसे तर्क देंगे? ध्यान सुनना। जेम्स मिल ने जब किताब लिख दी तो किताब लिख के लोगों को यह समझाया, क्या समझाया कि जेम्स मिल ने पहली बात जो काल विभाजन किया है, जेम्स मिल ने कहा है कि जो प्राचीन काल है भारत का वो हिंदू काल है, जो मध्य काल है वो मुस्लिम काल है, जो आधुनिक काल है वो ब्रिटिश काल है। ये जेम्स मिल ने समझाया है। जब जेम्स मिल ने किताब लिखी तो किताब के माध्यम से उसने मुस्लिमों को टारगेट किया और मुस्लिमों को समझाया। जेम्स मिल ने क्या समझाया? जेम्स मिल ने कहा मेरी बात सुनो, अभी बताओ राज किसका चल रहा है? तो लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने कहा कि अभी राज तो ब्रिटिश का चल रहा है। बोला इससे पहले किसका राज था? बोले हमारा, मुस्लिमों का राज था। बोला इससे पहले किसका राज था? बोले हिंदुओं का राज था। अब अगर हम चले जाएंगे तो हमारे बाद बारी किसकी आएगी? फिर हिंदुओं की। आप क्या कर रहे हो? ये नॉट नेसेसरी। आपको पता भी नहीं है कि मैं क्या बता के निकल गया और आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आपको तर्क खोजना चाहिए। हो सकता है आपकी आदत ना हो तर्क से पढ़ने की, या फिर इतने कॉन्सेप्ट से पढ़ने की, या इतने डिटेल से पढ़ने की, हो सकता है। क्योंकि मैं आपको तथ्य अभी कुछ भी नहीं लिखाया हूँ,
और आपको बिल्कुल नहीं लगा है एक भी ऐसी लाइन में, शायद कुछ सवाल अभी मिलना स्टार्ट हुए हैं, ऐसा कहीं भी नहीं लगा है कि आप जाएंगे कॉपी से लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और आंसर लगाएंगे, ऐसा अभी होगा ही नहीं। मैं चाहता हूं कि आप समझें उन चीज़ों को, आप खुद इतने योग्य हो जाएंगे। जेम्स मिल ने कहा कि 3 कालों का इतिहास है, प्राचीन काल हिंदुओं का, मध्यकाल मुस्लिमों का, अभी वर्तमान में ब्रिटिश काल चल रहा। मुस्लिमों ने जेम्स मिल से कहा, हाँ जेम्स मिल जी आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। फिर जेम्स मिल ने सवाल पूछना स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट करता है जेम्स मिल कहता है आपको पता है कि प्राचीन काल में हिंदू थे, मध्यकाल में मुस्लिम थे, और मुस्लिमों ने हिंदुओं को उत्पीड़न किया है या नहीं किया है आप लोगों ने? बोले हाँ किया ही होगा, राजा तो करती है। उसके बाद हम उत्पीड़न कर रहे हैं? बोले हाँ बिल्कुल कर रहे हो। उसके बाद अब सोच के देखो कि यदि हम चले गए, यानी कि जेम्स मिल अपनी किताब के जरिए मुस्लिमों को यह समझा रहा है कि यदि अंग्रेज चले गए तो जनसंख्या अभी किसकी ज्यादा है देश में? राज किसका आएगा? हिंदुओं का। तो हम तो चले जाएंगे, कुचला कौन जाएगा? मुस्लिम। लोगों को यह समझाया जेम्स मिल ने अपनी किताब के जरिए कि बेटा हमारे जाने के बाद आप के ठिकाने नहीं है, आपका मरना तय है, क्योंकि आपने जितने उत्पीड़न किए हैं हिंदू लोगों के वो सब बदला लेंगे चुन चुन के। ये बात जेम्स मिल जैसा पढ़ा लिखा अर्थशास्त्री भी था, इतिहासकार भी था, वो ऐसी जहर भरी बातें बोल रहा है। और ऐसा नहीं था, क्योंकि जेम्स मिल बहुत अच्छे से जानता था, इस बात को सभी आप भी जानते हैं कि एकता में शक्ति होती है। अगर हिंदू मुस्लिम को बांट दिया जाएगा, वास्तव में हिंदुओं को मुस्लिमों से बांटने की शुरुआत तो जेम्स मिल ने की थी। जेम्स मिल ने लोगों को यह सोचना सिखाया कि यार भारतीय नहीं, हिंदू और मुस्लिम 2 लोग हो सकते हैं। अभी तक सब लोग हिंदुस्तानी थे, अभी तक सब लोग भारतीय थे। जेम्स मिल वो पहला व्यक्ति था जिसने लोगों के दिमाग में ये डाल दिया कि वो काल हिंदुओं का था, वो काल मुस्लिमों का, ये काल अंग्रेजों का काल। जेम्स मिल ही मुस्लिमों के मन में ये भय पैदा किया था कि आपका सर्वनाश हो जाएगा हमारे जाने के बाद, इसीलिए हम चाहते हैं, हम तुम्हारे हितैषी हैं कि आप अपने लिए कुछ करो। धीरे धीरे करके आपने देख पाएंगे इतिहास में कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। तो वो अंग्रेजों ने जो विभाजन किया था वो धर्म के आधार पर किया था बहुत हद तक। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम ज्यादा रखे गए, हिंदू कम रखे गए। पश्चिमी बंगाल में हिंदू ज्यादा रखे गए, मुस्लिम कम रखे गए, और इस प्रकार हिंदू मुस्लिमों में लड़ाई कराई जा सकती थी। यही किया था करजन ने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अंग्रेजों ने मुस्लिमों को इस तरीके से सपोर्ट करना स्टार्ट किया कि 1940 में जब लाहौर का प्रस्ताव आया तो अलग से एक नए देश पाकिस्तान की मांग स्टार्ट कर दी। और आप सोच के देखिए कि अंग्रेजों ने किस हद तक मुस्लिमों को सपोर्ट किया इस मामले में, मरने के लिए सपोर्ट किया, सच में इस मामले में सपोर्ट किया कि 1947 में तो देश का विभाजन कर दिया गया। सोच सकते 7 साल पहले एक देश की मांग की शुरुआत की गई और 7 साल में देश मिल गया। ये सच में ऐसा नहीं था कि ये मुस्लिमों की जीत हो गई। ये ना मुस्लिमों की जीत थी ना हिंदुओं की हार थी, ये सच में वास्तव में भारतीयों की हार थी, भारत की हार थी अपने आप में। आज जैसे पाकिस्तान अलग होकर के भी कुछ नहीं कर पा रहा है, बर्बाद है पूरी तरीके से। यदि बटा नहीं होता तो भारत आज बलूचिस्तान के जरिए इतना कुछ कर गया होता। चीन से अधिक ताकतवर अभी हम नहीं हैं, लेकिन हो चुके होते यदि बंटवारा नहीं हुआ होता। बांग्लादेश अगर हमारे पास होता, क्योंकि पाकिस्तान में से बाद में बांग्लादेश बना। ये सिर्फ करने का काम किसने किया था? ये महान और खूंखार व्यक्ति जेम्स मिल। हम इतिहास का काल विभाजन इसीलिए देखते हैं ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना रहे कि कौन क्या कह के चला गया। लोगों ने इस इतिहास को विभाजित करके बड़ी बड़ी दूर तक का मतलब है बड़ी बड़ी दूर के सोच के सेवाएं की हैं, विचारों से। जेम्स मिल भले ही कभी आर्मी में भर्ती ना हुआ हो, लेकिन जेम्स मिल ने अपनी किताब लिख करके ये साबित कर दिया कि मैं अंग्रेजों का कितना बड़ा राजभक्त हूं। क्योंकि यदि वो नहीं करता तो शायद कोई भी अंग्रेज ये सोच भी नहीं पाता कि हिंदुओं को मुस्लिम से बांटना कैसे। बात समझ में आया?
एक बात और, हम अंतिम विभाजन देख लें। ये आपने लिख लिया कि नहीं? ये सब लिख लिया ना, विभाजन उसने किया था 3 कालों में। बस इतना बहुत है फिलहाल। अब हम देख लेते हैं कि विशेषताओं के आधार पर, क्या विभाजन किया गया। यानी हमने 3 आधारों पर विभाजन देखना है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं शुरुआत में ही कि विभाजन के 3 आधार किए हैं। लिपि के आधार पर इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटा गया। सांप्रदायिकता के आधार पर जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, जिसको मैं प्राचीन को हिंदू कह दिया, मध्य को मुस्लिम कह दिया और आधुनिक को ब्रिटिश कह दिया। अब हम विशेषताओं के आधार पर इतिहास का काल विभाजन देखते हैं। विशेषताओं के आधार पर सबसे पहले त्रिपक्षीय विभाजन, यानी इतिहास को 3 खंडों में बांटने का काम विशेषताओं के आधार पर, यह त्रिपक्षीय विभाजन एक जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सलारियस ने किया था। CHRISTOPH, क्रिस्टोफ सलारियस। आप इसका नाम याद रखें। पूछा जाता है त्रिपक्षीय विभाजन इतिहास में किसने दिया है? क्रिस्टोफ सलारियस एक जर्मन फिलोसोफर है। उसने इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है, जिसमें से एक को प्राचीन कहते हैं और एक को मध्यकाल कहते हैं, यानी एक को प्राचीन काल का इतिहास कहते हैं, दूसरे को मध्यकाल का इतिहास कहते हैं, तीसरे को आधुनिक काल का इतिहास कहते हैं। आधुनिक काल यानी इतिहास को 3 कालखंडों में प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये बांटने का काम किया है क्रिस्टोफ सलारियस ने। तो हम कहते हैं कि भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ लो, तो सच में हम क्रिस्टोफ सलारियस की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि क्रिस्टोफ सलारियस ही वो व्यक्ति है जिसने इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक। लेकिन सवाल यह है कि क्रिस्टोफ सलारियस ने कैसे बांट दिया? किस चीज को हम प्राचीन कहें, किस चीज को मध्य कहें और किसे आधुनिक कहें? क्या मतलब है आधुनिक कहने का? जैसे हम बोलते हैं कि बड़े आधुनिक व्यक्ति, बहुत मॉडर्न टाइप का व्यक्ति है, मतलब क्या मतलब होता है मॉडर्निटी से? क्या होती है आधुनिकता? जहाना आप जिस सेंस में बताएं, आधुनिकता का एक ही अर्थ होता है। किसको माने हम प्राचीन? अच्छा, क्या आप अभी ये मानते हैं कि हम भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं या पढ़ेंगे? पढ़ते हैं ना। हम अपनी समाज को भी आधुनिक समाज बोलते हैं। लेकिन आज से अगले 2000 साल बाद के लोग क्या इस समाज को आधुनिक बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्राचीन या मध्य, कुछ ऐसा बोलेंगे। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम आधुनिक? गाय पहले भी गाय थी, आज भी गाय है, कल भी गाय रहेगी। अगर हम आधुनिक है तो आज भी आधुनिक है, कल भी आधुनिक थे, आगे भी रहेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब फिर हम आधुनिक नहीं। फिर भी मैं बताता हूं, आधुनिकता का एक मतलब होता है क्या? जब आप वैज्ञानिक तर्कों में विश्वास करते, आप अधिक वैज्ञानिक हो। आप किसी के पैर इसलिए नहीं छू रहे हो कि माँ बाप ने सिखाया है, बल्कि इसलिए भी छू रहे हो कि आपको पता है कि पैर छूने के क्या फायदे होते हैं, वैज्ञानिक फायदे क्या होते हैं। आप इकोनॉमिक काम कर रहे हो, आप भावनाओं में रह के नहीं। आपका बिहेवियर काफी हद तक इकोनॉमिकल हो चुका है, आर्थिक व्यवहार हो चुका है। आप सोच पा रहे हैं कि इस काम को करने के क्या मुझे आर्थिक फायदे हो सकते हैं और क्या आर्थिक नुकसान हो सकते हैं। यदि आप ये सोच पाते हैं तो आप आधुनिकता की श्रेणी में आते हैं। जैसे आजकल की जो मॉडर्न लड़कियां होती है ना, शॉपिंग करने वाली, उनके अंदर ये इकोनॉमिकल बिहेवियर नहीं होता।
इसका मतलब है कि वो मॉडर्निटी बोल सकती हैं आधुनिक अपने आप को, लेकिन है नहीं। दूसरी बात, तीसरा तर्क देखें आधुनिक होने के लिए कि आपके पास रैशनैलिटी भी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, जेम्स मिल मुस्लिमों को समझा रहा था, वो क्या तर्क दिया। जब आप अपनी बात समझाएं तो किसी को डंडे से नहीं, तर्क से समझे। आज नहीं कल झुकना पड़ेगा। डंडे से झुकाएंगे वो अभी झुकेगा, तर्क से झुकाएंगे जिंदगी भर झुकेगा। अगली बात क्या है, यदि आपके यहाँ लोकतंत्र है तो हम बोल सकते हैं कि आप आधुनिक। तो हमारे घरों में लोकतंत्र है या नहीं? क्यों? हमारे घरों में लोकतंत्र है या नहीं? घर में नहीं है? घर में है? कैसे क्या होता है लोकतंत्र? सर का विषय है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यदि लोगों का या जनता का, जनता पर जनता द्वारा शासन, हम इस परिभाषा को छोड़ दें तो क्या कोई और परिभाषा दी जा सकती है एक लाइन में? लोकतंत्र का मतलब होता है शासित लोगों के परामर्श व इच्छा का सम्मान। ध्यान से, क्या ध्यान से, यदि हम चुनाव नहीं भी कराते हैं, हमने अपना ब्रिटिश संसद वाला सिस्टम या पार्लियामेंट्री सिस्टम खत्म भी कर दिया है, जब हम सब कुछ खत्म कर दिए हैं, उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि राजा हो जाए, तब भी वो लोकतंत्र है, क्योंकि वो हमने चाहा है। यदि राजा हमारी बात सुन रहा है या कुछ लोग हमारी बात सुन के ही काम कर रहे हैं, तब भी वो लोकतंत्र है, क्योंकि लोगों की इच्छा का सम्मान हो रहा है। लोग ऐसा करते नहीं हैं, इसीलिए ये चुनाव का सिस्टम लेके आए। अगर लोग अपनी मर्जी से कर लें सम्मान लोगों की इच्छाओं का, तो लोकतंत्र बिना चुनाव के भी हो सकता है। लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है। यदि यह जीवन पद्धति, कैसी जीवन पद्धति, कि जब आप लोगों को सुनते हो, लोगों को समझते हो, आपका धुर विरोधी व्यक्ति भी कम से कम आपसे बात करने से ना झिझके, अपना विचार रख सकता है, तो लोकतंत्र है। और यदि आपके अंदर ये व्यवहार है, ये लक्षण है कि आप लोगों की बात को सुन पाते हैं, सहन कर पाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप आधुनिक। यदि आपके पास समानता का व्यवहार है, तो आप कह सकते हैं कि आप आधुनिक। यूरोप के लिए क्रिस्टोफ सेलारियस ने यह काल विभाजन किया था। यूरोप के इतिहास को उसने बांटा था। भारत के इतिहासकारों ने या कुछ इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को इसी हिसाब में बांट दिया। इसलिए तर्क देते हैं कुछ लोग कहते हैं कि भाई तुमने क्रिस्टोफ सेलारियस के आधुनिक काल को उठा लिया। क्रिस्टोफ सेलारियस कहता है कि आधुनिक काल यदि आता है तो वहां पर वैज्ञानिक तर्कशीलता पाई जाती है, वहां पर आर्थिक व्यवहार पाया जाता है, वहां पर तर्क शक्ति पाई जाती है, लोकतंत्र पाया जाता है, समानता पाया जाता है, समानता पाई जाती है, यहां आधुनिक काल होता है। लेकिन क्या हम जो भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं, वहां क्या इनमें से चीजें थी? आर्थिक व्यवहार सिर्फ कुछ लोगों के पास था, कुछ लोगों के पास तर्क था, कुछ ही लोग वैज्ञानिक थे। लोकतंत्र रत्ती भर नहीं था, समानता दूर दूर तक नहीं थी।
तो फिर हम इस क्रिस्टोफ सलारियस के विभाजन को जो आधुनिक काल कर देता है, क्या भारत में फिर आधुनिक काल का इतिहास पढ़ना चाहिए? आधुनिक काल तो स्टार्ट ही नहीं हुआ था। आधुनिक काल हो सकता है कि आजादी के बाद स्टार्ट हुआ हो भारत का, क्योंकि क्रिस्टोफ सलारियस कहता है कि आधुनिक काल का मतलब है इतनी विशेषताएं हो, और इतनी विशेषताएं तो आजादी के बाद आने की संभावना है, ब्रिटिश काल में तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग आधुनिक काल को यदि औपनिवेशिक काल कहें तो ज्यादा ठीक रहे, कॉलोनियल पीरियड कहें। क्यों? क्योंकि इस समय भारत कॉलोनी था, भारत का शोषण हो रहा था, भारत पर ऐसी कोई चीजें नहीं थी, नहीं इतने लोग वैज्ञानिक थे, नहीं अर्थ व्यवहार था, ना तर्क था, ना लोकतंत्र था, ना समानता थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भाई भारत में आधुनिक काल का इतिहास नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि आधुनिक काल को हम लोग को औपनिवेशिक काल कहना चाहिए। तो ये हुआ कुल मिलाकर के इतिहास में काल विभाजन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इसके लिए। बाकी हम लोग कल पढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।